कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग आदमी से जो अपने पेन से लिख रहा है और अपना नाम चार्टिया वांडा क्रेमली, अनॉक्स साम्राज्य का महान चांसलर, बता रहा है। चार्टिया अपने आप को एक वफादार सेवक बताता है जिसे वैम्पायर्स के राजा की तरह हुकूमत की शान से ज्यादा अपने मालिक की सेवा में खुशी मिलती थी। एक जादुई किताब खुली हुई नजर आती है जो एक कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल के ऊपर हवा में लटक रही है। चार्टिया घोषणा करता है कि वह हिम्मत करके यह रिकॉर्ड छोड़ रहा है ताकि अपने मालिक की असीमित उपलब्धियों को दस्तावेज कर सके। यह रिकॉर्ड एक महान घटना के वर्णन से शुरू होता है। एक दिन आसमान को भर देने वाली बैंगनी बिजली की एक विशाल चमक के बीच एक आदमी अचानक किसी और दुनिया से कहीं से प्रकट हुआ। यह आदमी, जो एक बड़े ड्रैगन वाली भयंकर सीन के साथ आया था, ऑक्स कॉन्टिनेंट पर हमला करने लगा। दृश्य बदलता है, एक बड़ी भीड़ नजर आती है जो ऑक्स एम्पायर के महान सम्राट की जिंदादिली और विजय के लिए उत्साह से चीयर कर रही है। लोग अपने महाराज की जीत का जश्न मना रहे हैं। चांसलर क्रेमली अपने मालिक सम्राट के पास आते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और बेपरवाह खुशी के साथ बताते हैं कि इस जीत के साथ सारी डायमेंशंस उनके कदमों के नीचे हैं। लेकिन सम्राट निरुत्साह होकर दोहराते हैं, सारी डायमेंशंस। सम्राट अपने चांसलर की तरफ पीठ घुमाकर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। वह समझाते हैं कि आखिर में कोई भी उनकी जन्मभूमि के बारे में कुछ नहीं जानता। क्रेमली चिंता से उनकी तरफ देखते हैं। वह हैरान हैं कि उन्हें क्या हो गया है। क्रेमली कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि यह आदमी उनका मालिक है और जिस दिन से वह प्रकट हुए, वास्त्रा कॉन्टिनेंट को जीतने में उन्हें सिर्फ 50 साल लगे। क्रेमली उनके मालिक की भयानक क्षमताओं का वर्णन करते रहते हैं। वह ऐसी हस्ती हैं जो केवल एक विचार से लाखों मृतकों को कमांड दे सकते हैं, और उनकी स्किल और तलवारबाजी में पहाड़ों को चीर देने और समुद्रों को फाड़ देने की क्षमता है। इस मालिक को अनॉक्स एम्पायर के सम्राट के टाइटल से जाना जाता है। वह एक अनक्लासिफाइबल कैटास्ट्रोफी हैं जो दूसरी दुनिया से उतरे हैं। वह अमर हैं, मुर्दों के राजा जो जिंदों पर राज करते हैं। क्रेमली पुष्टि करते हैं कि उन्हें वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी नाम से ज्यादा सही उनका अपना नाम था। अनगिनत प्राणी उनकी जबरदस्त शक्ति के सामने घुटने टेक देते थे। मूर्ख जो उन्हें चुनौती देते, उन्हें अनडेड बना दिया जाता और उन्हें मजबूर किया जाता कि हमेशा की वफादारी की शपथ लें। कोई भी और कुछ भी उनके महाराज के मुकाबले का नहीं था। उन्होंने ड्रैगन्स को हराया जिन्होंने कॉन्टिनेंट को दहला दिया था, डेमन किंग और डेमन वर्ल्ड के आर्ट्स ड्यूक्स को, हेवेनली डेमन और मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड अलायंस के हेड को, और यहां तक कि किंग ऑफ स्पिरिट्स जो वर्ल्ड ट्री की रक्षा करते हैं, उन्हें भी। और जाहिर है, अनॉक्स कॉन्टिनेंट से जुड़े सारे डायमेंशंस उनके कदमों में गिर गए। लेकिन क्रेमली हैरान है कि उनके जैसा मामूली इंसान अपने मालिक की इच्छा को कैसे समझ सकता है, क्योंकि जो वह सच में चाहते थे वह बिल्कुल कुछ और था। वह बस अपनी जन्मभूमि पृथ्वी लौटना चाहते थे। सारी डायमेंशंस में भटकने के बावजूद लौटने का रास्ता न ढूंढ पाने के बाद सम्राट ने अपने कमांड के नीचे के सारे गॉड्स ऑफ वॉर को बुलाया। अपने सिंहासन से उन्होंने अपने अनुयायियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह थक चुके हैं और अब गहरी नींद में जाना चाहते हैं। उनके फॉलोअर्स चौंक गए। उनमें से एक ने हैरानी से पूछा कि इस फैसले का मतलब क्या है। एक और, जो एक कंकाली लिच जैसा दिखता था, बोला कि उनके सेवक होने के नाते वे उनकी वापसी का रास्ता ढूंढते रहेंगे। लेकिन सम्राट ने उत्तर दिया, अब वापस लौटने का क्या फायदा? मुझे अपनी जन्मभूमि छोड़े लगभग 300 साल हो चुके हैं। मेरी फैमिली और मेरे दोस्त, जिन्हें मैं बहुत याद करता हूं, बूढ़े हो चुके होंगे, बीमार पड़ चुके होंगे, और अब सब मर चुके होंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। फॉलोअर्स दुखी होकर उन्हें देखते रह गए। फिर उन्होंने एक नया आदेश जारी किया, अब से हर किसी को सिर्फ मेरे लिए शाश्वत विश्राम का रास्ता ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। फॉलोअर्स निराशा में चिल्लाए, उनके फैसले पर आपत्ति की। क्रेमली बताते हैं कि इंपीरियल पैलेस में रोने की आवाज उस दिन नहीं रुकी। लेकिन सम्राट के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अंत में पैलेस के सीनियर लिचेस ने डिसइंटीग्रेशन का एक मैजिक सर्कल बनाया जिसे सब कुछ निगल जाने के लिए डिजाइन किया गया था।
सम्राट ने मैजिक सर्कल को देखा और कहा, मुझे लगता है मैं आखिरकार उन सबको देख सकता हूं। इन शब्दों के साथ उनके मालिक अकेले मैजिक सर्कल की ओर बढ़े। क्रेमली उनका पीछा करते हैं, उन्हें आवाज देते हैं। और उसी पल दृश्य में क्रेमली स्वयं मौजूद नजर आते हैं। दौड़ते और जल्दी करते हुए वह अपने मालिक को जोर से बुला रहा था और मैजिक सर्कल की ओर उनके पीछे दौड़ता रहा। उसने घोषणा की कि वह मौत में भी उनकी सेवा करेगा। जब सम्राट का पैर चमकदार मैजिक सर्कल में पड़ा, ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या कम से कम क्रेमली ने यही सोचा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज सुनाई दी, लाइट्स क्यों बंद हैं? दृश्य बदलता है। एक आदमी, सम्राट, एक नए शरीर में, जिसका नाम कांग जुन है, एक छोटी लड़की को गोद में पकड़े हुए नजर आता है और क्रेमली को डांटता है, जो एक अनजाने वातावरण में अपनी कंजूसी के लिए चिल्लाते हुए जाग उठता है। कांग जुन उसे आदेश देता है, जब मैं घर पर हूं तो लाइट्स ऑन रखा करो। क्रेमली, जो मॉडर्न स्पोर्ट्स वेयर पहने हुए हैं और अपना सिर पकड़े हुए हैं, जवाब देते हैं। सादर निवेदन के साथ अंधेरी रातों में एक मोमबत्ती सूरज से ज्यादा चमकती है। कांग जुन नफरत से उनकी तरफ देखते हैं। वह हैरान है कि यह रस्कल उन्हें जवाब देने की हिम्मत कैसे करता है, और सलाह देते हैं, अगर तुम्हें अपनी स्पीच सादर निवेदन से शुरू करनी है तो बेहतर होगा कि कुछ भी मत कहो। क्रेमली शर्मिंदगी में अपना गला साफ करते हैं। फिर वह अपने मालिक से पूछते हैं, इतनी देर रात को आप बिस्तर पर क्यों नहीं गए, महाराज? कांग जुन बच्चों के खिलौनों से भरे कमरे में खड़े होकर जवाब देते हैं। हैरान थे कि क्या क्रेमली मजाक कर रहा है। मैं सो नहीं सकता क्योंकि बच्ची नहीं सो रही। क्रेमली गहरा झुकते हैं और गहरी माफी मांगते हैं। कांग जुन उन्हें चिल्लाने से मना करते हैं। हैरान कि अगर बच्ची रो पड़ी तो वह क्या करेंगे। और सच में बच्ची सोल हिलना शुरू करती है और फिर जोर से रोने लगती है। कांग जुन गुस्से से कहते हैं, तुम ही उसे जगाए थे, तो अब तुम ही संभालो। क्रेमली सुझाव देते हैं, हमेशा की तरह सादर निवेदन से शुरुआत करते हुए, शायद उसे खाना चाहिए। कांग जुन जवाब देते हैं, मैं अभी अभी उसे बेबी फूड खिला चुका हूं। फिर क्रेमली उसी प्रिफेस के साथ सुझाव देते हैं, शायद उसका डायपर चेक करना चाहिए। कांग जुन जवाब देते हैं, वह बिल्कुल साफ है। आखिर में क्रेमली सादर निवेदन दोहराते हुए मान लेते हैं कि अपने मामूली ज्ञान के साथ मैं समझ नहीं सकता कि वह क्यों रो रही है। तो कांग जुन उन्हें हमेशा की तरह बेकार कहते हैं। दृश्य लौटता है क्रेमली की रिकॉर्ड लिखने पर। जब वह लिख रहे होते हैं, उनके पास एक अर्जेंट कॉल आती है जो उन्हें चौंका देती है। कांग जुन की आवाज आती है, लेट नाइट स्नैक आ गया। मेरी बहन ने ऑर्डर किया है। क्रेमली की आंखें स्नैक शब्द सुनकर चमक उठती हैं। कांग जुन बताते हैं कि वह चिकन है। तो क्रेमली चिकन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर दौड़ पड़ते हैं, अपनी खुली किताब पीछे छोड़ते हुए। वर्णन किताब से जारी रहता है। क्रेमली समझाते हैं कि मैजिक सर्कल की विफलता के कारण उनके मालिक आखिरकार उस जन्मभूमि पर वापस लौट आए जिसे वह बेहद चाहते थे। और वह लिखते हैं कि इस जगह पर एक ऐसी मौजूदगी थी जिसके बारे में उनके मालिक ने कभी सोचा भी नहीं था, खासकर जब उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और उनका कभी कोई प्रेमी नहीं था। दृश्य बदलता है। लाल हेयर टाई दिखाई देती है जो उनकी महारानी राजकुमारी का संदर्भ देती है। वर्तमान में कांग जुन, क्रेमली और बच्ची सोल साथ बैठकर चिकन खा रहे हैं। क्रेमली टिप्पणी करते हैं, चिकन हमेशा स्वादिष्ट होता है। एक महिला, सुबिन, कांग जुन की बहन, अंदर आती है। एक महिला, सुबिन, कांग जुन की बहन, अंदर आती है। वह बूढ़े आदमी क्रेमली से कहती है, बहुत खाइए, आराम से खाइए। सुबिन सोल को पकड़ने और उसे खिलाने का प्रस्ताव देती है ताकि कांग जुन भी आराम से खा सकें। फिर वह पूछती है, क्या आप आज फिर घर पर रुके?
इशारा करते हुए कि वह अभी भी जरूर कंफ्यूज है। कांग जुन खाते हुए जवाब देता है कि वह दरअसल काफी आराम में है क्योंकि वह घर पर था, और जोर देकर कहता है कि वह सच में कंफ्यूज नहीं है। सुबिन चिंता से उसकी तरफ देखती है और बताती है, तुम सच में कंफ्यूज हो, खासकर ऐसी चीज से गुजरने के बाद। कांग जुन जोर देकर कहने की कोशिश करता है कि वह सच में ठीक है, लेकिन सुबिन उसे बीच में रोक देती है। तुम्हें ठीक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, मैं बस शुक्रगुजार हूं कि तुम जिंदा वापस आ गए। सुबिन उसे याद दिलाती है, तुम पहले गेट इंसिडेंट के दौरान गायब हो गए थे। हैरानी है कि कितने साल बीत गए, तुम सालों तक गेट के अंदर फंसे रहे और अभी अभी घर वापस आए हो, तो तुम्हारा तुरंत बेहतर हो जाना अजीब होगा। इसी बीच क्रेमली कांग जुन को घोषणा करते हुए सुनता है, एक प्रॉब्लम है। क्रेमली चिंता से हैरान था कि इस प्रॉब्लम का स्वरूप क्या है। कांग जुन इस मुद्दे की पुष्टि करता है, फिर सोल से पूछता है, खाना अच्छा है? बच्ची सोलहा में जवाब देती है। क्रेमली अपने आप में सदमे में सोचता है, क्या महान एब्सोल्यूट मास्टर ने खुद प्रॉब्लम शब्द कहा? कांग जुन क्रेमली से कहता है, उन डॉक्यूमेंट्स को जोर से पढ़ो। क्रेमली पेपर्स पकड़ता है और पढ़ना शुरू करता है। अनपेड फोन बिल्स के लिए डे कलेक्शन नोटिस। कांग जुन पूछता है, अगला? क्रेमली पढ़ता है, लेट पेमेंट्स के कारण पानी बंद होने की नोटिस। कांग जुन फिर पूछता है, अगला? क्रेमली जारी रखता है, ओवरड्यू बैलेंस के कारण बिजली सप्लाई सस्पेंड की नोटिस और गैस बंद होने की चेतावनी। कांग जुन उसे रोक देता है जबकि वह सोल को खाना खिलाता रहता है। क्रेमली डरते हुए पूछता है, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो क्या यह सारे डॉक्यूमेंट्स लेट पेमेंट्स की मांग कर रहे हैं? कांग जुन इसकी पुष्टि करता है, हाँ, तुम सही हो, और मेरी बहन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह गड़बड़ है। क्रेमली, जो समझ नहीं पा रहा था कि रॉयल फैमिली के एक सदस्य से पेमेंट की मांग करने की हिम्मत कौन करेगा, सुझाव देता है, सादर निवेदन, हम टेम्पररी तौर पर टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हैं और नोबल्स व रीजन लॉर्ड्स पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा सकते हैं। कांग जुन अपनी हंसी को दबाते हैं और फिर प्रोग्रेसिव टैक्स के आइडिया पर जोर से हंस पड़ते हैं, अपना सिर पकड़ते हुए। यह देखकर क्रेमली डर जाता है। वह हैरान था कि उसके मालिक को क्या हो गया है। कांग जुन उसे एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि वह बिल्कुल गलत है और वह समझाता है कि अगर वह अर्थ पर अपनी स्थिति को अनोक्स में सोशल क्लासेस से कंपेयर करें तो वह मुश्किल से स्लेव्स या कॉमनिस्ट के लेवल पर होंगे। कांग जुन अपना एक्सप्लेनेशन जारी रखता है, अपनी उंगली से इशारा करते हुए कि उन्हें कठिन काम और सेवा सहना पड़ेगा और सिर्फ जिंदा रहने के लिए रूलिंग क्लास से थोड़ा सा पैसा मिलेगा। क्रमसली बहुत शॉक्ड नजर आता है और वह अपने आप में सोचता है कि भले ही वह रॉयल वैम्पायर्स की एक शुद्ध वंश रखता है और एक बार वैम्पायर लॉर्ड के पद तक पहुंचा और अपने महाराज की गिन गिन के मेरिटोरियस डीड से सेवा करके आर्च ड्यूक का टाइटल प्राप्त किया, इस दुनिया में वह सिर्फ एक स्लेव है। क्रमसली लड़खड़ाता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। अपने आप को शांत होने के लिए कहता है और फैसला करता है कि एक सच्चा फॉलोअर को संकट के समय भी अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। क्रमसली कांगजुन के सामने घुटने टेक देता है, घोषणा करता है कि वह उन्हें एक नया एम्पायर स्थापित करने में मदद करेगा ताकि वह फिर से थ्रोन पर बैठ सके, जिसका कांगजुन उदासीनता से जवाब देता है कि उसे जो करना है वह करे। कांगजुन आह भरता है और सोल को पकड़ता है, समझाते हुए कि उन्हें पैसा कमाना है। बाद के एक सीन में कांगजुन सोल को बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है, उससे अपना मुंह खोलने के लिए पूछता है लेकिन सोल मना कर देती है। सुबिन उन्हें देखते हुए नजर आती है और कहती है कि उन्होंने यह बेबी फूड ब्लैक सेसमी सीड्स के साथ खासकर बनाया है, लेकिन लगता है कि सोल को यह सच में पसंद नहीं है। कांगजुन एक सलाह याद करता है कि जब एक बच्चा खाने से मना करता है तो उन्हें कभी मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खाने की प्रक्रिया में इंटरेस्ट ढूंढने में मदद करनी चाहिए। इसे एक खेल के रूप में फ्रेम करके कांगजुन फैसला करता है कि वह एक गेम खेलेंगे तो सोल और सुबिन इंटरेस्ट से उसकी तरफ देखते हैं।
कांग जुन समझाता है कि यह एक कंपटीशन है यह देखने के लिए कि कौन अपने खाने को बेहतर चबा और निगल सकता है। कांग जुन स्पून उठाता है और उसकी आंखें चमकती हैं और वह घोषणा करता है कि अगर वह जीत जाती है तो वह आज जो चाहे वह कर सकती है। फिर उससे पूछता है कि क्या वह चैलेंज एक्सेप्ट करती है। सोल्स की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं और वह चैलेंज के लिए अपनी सहमति चिल्लाकर व्यक्त करती है। सुबिन मुस्कुराती है और उसे प्रोत्साहित करती है। सोल को खाने और अपने पिता को हराने के लिए पूछती है। सोल उत्साह से देखती है जबकि कांग जुन एक शरारती मुस्कान मुस्कुराता है और सोचता है कि वह बहुत स्लो है। कांग जुन अपने अतीत के बारे में सोचता है याद करते हुए कि उसे अनॉक्स कॉन्टिनेंट पर सब कुछ के बीच में फेंक दिया गया था और वह कहता है कि सिर्फ एक ही रीजन था कि वह एक एब्सोल्यूट पावर तक पहुंच पाया। वो यह था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की भले ही एक सिंगल रैबिट का शिकार करते समय। फिर वह भयानक तरीके से खाना शुरू करता है। उससे कहता है कि उसकी पैथेटिक स्पीड के साथ वो उसे कभी नहीं हरा पाएगी। सोल अपने पिता के चैलेंज पर एक शॉक्ड रिएक्शन दिखाती है और उसकी आंखें जल्दी से आंसुओं से भर जाती हैं। बच्ची रोने लगती है तो सुबिन उसके पास दौड़ती है और उसे पकड़ती है। कांग जुन से गुस्से से पूछती है कि उसने उसे क्यों रुलाया। कांग जुन अपना बचाव करता है कहते हुए कि वह उसे रुलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन सुबिन जवाब देती है कि कोई भी यही सोचेगा कि वह उसे रुलाने की कोशिश कर रहा था। कांग जुन अपनी रोती हुई बेटी की तरफ देखता है और उसे संबोधित करता है कहते हुए कि अगर उसे लगता है कि यह अनफेयर है तो उसे और मजबूत होना चाहिए। सुबिन चुपचाप खड़ी रहती है। सोल और भी ज्यादा रोती है तो सुबिन भरती है जबकि उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसी बीच क्रमसली को अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए देखा जाता है लिखते हुए कि उनके महाराज सम्राट ने राजकुमारी को एक फूड डुएल के लिए चैलेंज किया आज सुबह और उन्होंने राजकुमारी के खिलाफ अपनी पूरी कोशिश की जो 3 साल की भी नहीं है और जीत छीन ली। क्रमसली लिखना जारी रखता है जबकि खिड़की से बाहर देखता है। अपनी एंट्री को यह कहते हुए पूरा करता है कि कोई भी उसके भविष्य की कार्यवाहियों के बारे में हल्की चिंता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। बाद में कांग जुन सोल को पकड़े हुए नजर आता है और अपनी बहन सुबिन से पूछता है कि क्या वह आज बाहर जा सकता है। सुबिन साफ सफाई करना रोक देती है और हैरानी में उससे पूछती है कि वह अचानक बाहर क्यों जा रहा है। सुबिन अपनी चिंता व्यक्त करती है कहते हुए कि आज उसका छुट्टी का दिन है तो वह सोल का ख्याल रख सकती है, लेकिन उसका अकेले बाहर जाना चिंता की बात है। क्रमसली बीच में बोलता हंसते हुए और सुबिन को आश्वस्त करता है कि यह बिल्कुल ठीक रहेगा समझाते हुए कि वह उसके साथ जाएगा। सुबिन हैरानी में उससे पूछती है कि क्या वह भी उसके साथ जॉय करने वाला है। सीन कांग जुन और क्रमसली के बस में सफर करते हुए शिफ्ट होता है। कांग जुन पैसे के बारे में सुबिन के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन याद करता है। याद में वह याद करता है सुबिन को यह मानते हुए कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है समझाते हुए कि जिस नेबरहुड में वह रहते हैं वह डेंजरस है तो मंथली रेंट सस्ता है, लेकिन वो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का इस्तेमाल कर रही है। कांग जुन को याद है कि उसने उससे कितना चाहिए पूछा था, लेकिन उसने उसे चिंता नहीं करने के लिए कहा था कि वह कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेगी और उसे सिर्फ अपने हाथ पर ध्यान देना चाहिए। हल्की हंसी के साथ उसने आगे कहा, मैं बस उम्मीद कर रही थी कि इस हफ्ते खरीदी गई लॉटरी टिकट से लगभग 1 बिलियन वॉन जीत जाऊं। सुबिन लेटते हुए सोल को देखती है। उसकी टांग को गले लगाते हुए आगे कहती है, सोल उस उम्र में है जहां उसे सारे प्यार और ध्यान की जरूरत है जो वह पा सकती है बस में वापस। कांग जुन अपने आप में सोचता है, यह एक प्रॉब्लम है जिसे पैसा सॉल्व कर सकता है। वह क्रेमसली से कहता है कि वह इस बारे में सोच रहा था और समझाता है कि अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सुधारने के लिए उसे एक नए नाम और पहचान की जरूरत होगी। क्रेमसली हैरान था, क्या वह मेरे नाम के बारे में बात कर रहे हैं? कांग जुन इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक नया नाम सोचा है।
जो इस जगह के लिए सही है। क्रेमसली घबराकर निकलता है, लेकिन उत्साह में सोचता है कि महान सम्राट उसे एक नया नाम देने वाले हैं। कांग जुन घोषणा करता है, तुम अब चाट या वनडे क्रेमसली नहीं, बल्कि चोई डोलसू हो। डोलसू कंफ्यूजन में नाम दोहराता है और अपने आप में सोचता है कि वह इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रहा है। कांग जुन उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और पूछता है, क्या तुम्हें नया नाम पसंद नहीं है? क्रेमसली मना में सिर हिलाता है। कांग जुन पूछता है, तो फिर यह चेहरा क्यों? कांग जुन समझाता है, डोलसू नाम पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह सिर्फ सबसे वफादार फॉलोअर्स के लिए रिजर्व्ड है। डॉल का मतलब है रॉक और सू का मतलब है स्टील। ये प्रतीक है कि तुम्हारे पास रॉक और स्टील जैसी सॉलिड वफादारी है। वह आगे कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं नाम बदल सकता हूं। डोलसू उत्साह से उसे रोक देता है। मैं हिम्मत नहीं करूंगा कि एक मामूली सेवक की तरह सम्राट द्वारा दिए गए नाम का मूल्य आंकूं। कांग जुन संतुष्टि से सिर हिलाता है, खुश कि उसे नाम पसंद आया, और अपने आप में सोचता है, यह नाम किम गाइडोंग से तो कहीं बेहतर है, जो सबसे पहले दिमाग में आया था। वे शहर के एक बस स्टेशन पर पहुंचते हैं। कांग जुन डोलसू से कहता है, हम पहुंच गए हैं, उतरो। डोलसू सवालिया नजरों से चारों तरफ देखता है, उदारता के लिए धन्यवाद देता है और पूछता है, लेकिन हम असल में जा कहाँ रहे हैं? कांग जुन जवाब देता है, हम एक गेट की तरफ जा रहे हैं। डोलसू की आंखें चमक उठती हैं। वह उत्साह से सोचता है कि गेट जरूर हर तरह के मॉन्स्टर्स से भरा होगा। हंसते हुए वह कहता है, आपने एक समझदार फैसला लिया है। कांग जुन डोलसू से पूछता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? और डोलसू दार्शनिक अंदाज में जवाब देता है, चाहे एक मशहूर तलवार कितनी भी एक्सेप्शनल क्यों न हो, अगर उसे लंबे समय तक अपनी शीथ में छोड़ दिया जाए तो वह डल और रस्टी हो जाती है। सिर्फ फिर से बैटलफील्ड पर जाने का विचार ही मुझे एक्साइटेड कर देता है। कितना समय बीत गया है जब आखिरी बार जहां खून चीखों से मिलता था और जीवन और मौत दांव पर लगे होते थे। चलते हुए कांग जुन इशारा करता है, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वह समझाता है कि वे पोर्टर्स के रूप में जाएंगे, जो डोलसू को कंफ्यूज कर देता है। पहला पुष्टि करता है, गेट के अंदर हंटिंग के लिए हर व्यक्ति के लिए 1 मिलियन वॉन का रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। डोलसू सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाता है, घोषणा करता है, मैं किसी भी हाल में सिर्फ एक पोर्टर नहीं हो सकता। कृपया आप अकेले काम करें जब तक फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति नहीं सुधर जाती। लोग उनके चारों ओर जमा होने लगते हैं, हैरान कि क्या हुआ। कांग जुन धीमी आवाज में कहता है, हंगामा बंद करो, सब हमें देख रहे हैं। लेकिन डोलसू उठने से मना कर देता है, कसम खाता है, भले ही मेरी गर्दन पर ब्लेड रख दिया जाए, मैं पोर्टर बनकर काम स्वीकार नहीं करूंगा। तभी एक परछाई कांग जुन के चेहरे पर गिरती है। वह धीरे से पूछता है, क्या तुम सच में उठने से मना करोगे? फिर तेज लहजे में, क्या तुम मरना चाहते हो? डोलसू घबरा जाता है, सोचता है कि उसके मालिक नाराज हैं, और उसे याद आता है कि वार्निंग को अनदेखा करने से वह चाउन मा हेवनली डीमन की तरह ट्रैजिक अंत पा सकता है। वह तुरंत उठकर माफी मांगता है, महाराज कृपया क्षमा करें। कांग जुन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं जानता हूं, तुम्हारे शब्द वफादारी से आए थे। कांग जुन ने फिर उसे आश्वस्त किया, समझाते हुए कि उसने सुना था कि एक पोर्टर की डेली वेज लगभग 3 लाख वॉन है और उन्हें सिर्फ कुछ दिन ही काम करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस और बिल्स को कवर करने के लिए, और फिर उन्हें इस जॉब में जारी नहीं रखना पड़ेगा। उसी दौरान जब वे बात कर रहे थे, एक अजीब आदमी उनके पास आया, हंटिंग कपड़े पहने, बैकपैक लिए हुए। उसने पूछा, क्या आप लोग आज डॉक गेट के लिए पोर्टर जॉब के एप्लीकेंट्स हैं? सीन बदलता है। गेट का एरिया दिखाया जाता है, एक ग्लोइंग पर्पल गेट जिसके आसपास गार्ड्स और आने जाने वाले लोग बिखरे हुए हैं।
डॉल्सू ने हैरानी से नोट किया कि लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भले ही गेट खुला हुआ था। आदमी ने अपना परिचय दिया, किम बोंगू, रैंक हंटर, और उसने उन्हें बाकी हंटरों से मिलवाया। फिर एक विशाल, गंजा हंटर, ली बयोंगचोल, नफरत भरे स्वर में बोला कि एक बुजुर्ग आदमी और पतला लड़का पोर्टर के रूप में काम करेंगे। डॉल्सू ने जवाब दिया कि अपनी वृद्ध आयु के बावजूद वह काम करने में सक्षम है, और अपना परिचय शुरू ही किया था कि ली बयोंगचोल ने उसे मजाक में बीच में रोक दिया। ली बयोंगचोल ने रूखे तरीके से कहा, पोर्टर का पेशा इतना कठिन है कि मजबूत आदमी भी सहन नहीं कर सकते, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? डॉल्सू ने फुसफुसाकर अपने मालिक से पूछा, क्या मैं इन्हें मार दूं? लेकिन कांग जून ने तुरंत विचार को रिजेक्ट कर दिया, समझाते हुए, समय अभी नहीं आया है। हमें सिर्फ कुछ दिन पोर्टर का काम करना है, ताकि आईडी कार्ड अवेकनर्स के रूप में के लिए जरूरी पैसे इकट्ठे कर सकें। डॉल्सू ने अपने मालिक की योजना समझ ली और प्रशंसा से सोचने लगा कि वह लगभग गलती कर बैठता अगर यह कांग जून की बुद्धि न होती। कांग जून आगे बढ़ा और पूछा, ग्रुप का लीडर कौन है? किम बोंगू ने जवाब दिया, मैं स्क्वाड का लीडर हूं। कांग जून ने पूछा, क्या आपने हमें हायर करने में हिचक इसलिए की क्योंकि हमारा अपीयरेंस भरोसेमंद नहीं लगा? किम ने स्वीकार किया, लेकिन उसी पल ली बयोंगचोल बीच में बोल पड़ा, जोर देकर कहता हुआ कि हम ताकतवर हैं और कोई परेशानी नहीं करेंगे। किम बोंगू हिचकिचा रहा था, सोच रहा था कि क्या करे। उसे अपने परिवार की याद आई जो अस्पताल में थे, और इस हफ्ते पैसे की अत्यधिक जरूरत थी। आखिरकार उसने दोनों को टीम में स्वीकार करने का निर्णय लिया, मानते हुए कि वह इस गेट को मिस नहीं कर सकता। ली बयोंगचोल सदमे में उसे देखता है। क्या तुम गंभीर हो? किम उसे आश्वस्त करता है, यह सिर्फ रैंक गेट है, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोनों इसे संभाल सकते हैं। वह आगे ली बयोंगचोल को याद दिलाता है कि इस हफ्ते उसे अपनी मां के अस्पताल बिल, भाई की एकेडमी फीस और उसके फील्ड ट्रिप फीस भरनी है। ली बयोंगचोल अनिच्छा से सहमत हो जाता है। किम बोंगू उसे धन्यवाद देता है। वह जवाब देता है, धन्यवाद की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे पास वह फ्रैंक हंटर है। ली बयोंगचोल समझाता है, फ्रैंक हंटर लड़ने की ताकत के लिए किसी काम का नहीं, तो हम उससे लगेज कैरी करवा लेंगे, फिर लगेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कांग जून यह इंटरैक्शन नोटिस करता है और अपने आप में सोचता है कि लगता है कोई और भी है। उसी पल ली बयोंगचोल फ्रैंक हंटर को आते देखता है और उसका नाम चिल्लाकर बुलाता है। नाराज होकर कहता है कि मैंने अभी तुम्हें कॉफी लाने को कहा था। फ्रैंक हंटर दौड़ता हुआ आता है, हांफते हुए माफी मांगता है और कॉफी देता है। जैसे ही ली बयोंगचोल कॉफी लेता है, कांग जून सीन को देखता है और सोचता है, क्या एक लॉरेंट हंटर को इस तरह एक सेवक की तरह ट्रीट किया जा सकता है? लगता है यह दुनिया भी एक्स कॉन्टिनेंट से अलग नहीं है, जहां स्ट्रॉन्ग वीक का शिकार करते हैं, और उसे यह एहसास थोड़ा कड़वा लगता है। ली बयोंगचोल अपना बैग जमीन पर फेंकता है, दूसरों पर चिल्लाता है, पूछता है कि वे क्या कर रहे थे और क्या वे कल निकल रहे हैं। फ्रैंक हंटर विरोध करता है, लेकिन ली बयोंगचोल उसे रूखे तरीके से रोक देता है। पीछे रहो और पोर्टर्स की मदद करो। क्या तुम्हें लगता है कि यह बुजुर्ग आदमी और पतला लड़का लगेज ठीक से कैरी कर सकते हैं? और ली बयोंगचोल उसे डांटना जारी रखता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह काफी दयालु था कि उसने उसे ज्वाइन करने दिया। आगे कहता है कि फ्रैंकली, अगर वह फ्रंट पर जाता है तो वह सिर्फ एक रुकावट होगा। फ्रैंक हंटर मान लेता है, कहते हुए कि वह समझता है। फिर ली बोंगचाल कंगजुन की तरफ मुड़ता है और उसे इग्नोरेंट बुलाता है। कंगजुन आश्चर्य में वह शब्द अपने दिमाग में दोहराता है,
ली बोंगचाल अपनी उंगली उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे आश्वस्त करता है कि उसका मतलब वही है और चेतावनी देता है कि उसे वहां अपनी जिंदगी की चिंता करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उसे उन्हें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वह आगे कहता है कि यही बात उस बुजुर्ग आदमी पर भी लागू होती है। दाउलू गुस्से में था, हैरान कि उस घमंडी बदमाश की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद ली बोंगचाल दूर चला जाता है। तब फ्रैंक हंटर लगेज के पास आता है और घोषणा करता है कि वह सबसे भारी लगेज कैरी करेगा। और जब वह एक बड़ा बैग अपनी पीठ पर उठाता है, वह आगे कहता है कि भले ही वह सिर्फ फ्रैंक हो, वह अभी भी जागृत है। और भले ही वह कॉम्बैट में कोई उपयोग का नहीं हो सकता, लेकिन वह आसानी से कुछ बैग्स कैरी कर सकता है। कंग जुन उसकी तरफ देखता है और उससे सहमत होता है। और जब हंटर एक पल के लिए हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या गलत है, तो कंग जुन जवाब देता है कि वह उसे एक सलाह देना चाहता है। हंटर हैरानी में पूछता है कि उसका क्या मतलब है, जिस पर कंग जुन समझाता है कि उसे आज हर हाल में पैसा कमाना है और उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए। और जब हंटर कंफ्यूजन में हैरान होता है, कंग जुन उसकी तरफ एक तेज नज़र से देखता है, कहते हुए कि वह इतना मासूम होने का दिखावा कर रहा है और इतना कमज़ोर भी। और उसे सलाह देता है कि कम से कम आज के लिए वह आखिर तक एक्ट करना जारी रखे। कंग जुन ठंडे स्वर में आगे कहता है कि उसे बस उनका लगेज कैरी करने में मदद करनी है और चुपचाप वापस जाना है। चलेगा। यदि वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। चैनल की रीच डाउन है इस टाइम, इसीलिए दबा के हाइप और लाइक करें ताकि चैनल